हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड की बायोलॉजी, जिसमें हमारा पहला यूनिट है जेनेटिक्स। पाठ का नाम है वंशांगत एवं विभिन्नताएं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सबसे पहले डिफिनीशन हम देते हैं कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो जीवधारियों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक पेरेंट है, उसकी ये दो संतानें हैं, तो उन दोनों संतानों में इस पेरेंट के कुछ ना कुछ लक्षण अवश्य जाते हैं। तो जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं उन्हीं को हम आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो हो सकता है कि उनकी संतानें भी लंबी हो जाएं, या किसी के माता पिता गोरे हों तो हो सकता है कि उनकी संतानें भी गोरी हों। तो इस तरीके से उनके शारीरिक बनावट की या कुछ गुणों के जो लक्षण हैं वे उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। तो जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं उसे हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी डिफिनीशन है कि आनुवांशिकता क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, या आनुवांशिकता को ही एक दूसरे नाम वंशांगत के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशांगत कहते हैं। अर्थात जो ऊपर हमने आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा पढ़ी थी, डिफिनीशन पढ़ी थी, तो उसी आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता या वंशांगत कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है और आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिक लक्षण वे सभी लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, और इन लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता या वंशांगत कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा टर्म है आनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थात जब किसी माता पिता से लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं तो सभी लक्षण नहीं जाते हैं। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक माता पिता की दो संतानें हैं तो दोनों संतानें आपस में बिल्कुल समान नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है या कुछ ना कुछ समानता भी पाई जाती है। तो जो उनमें समानताएं पाई जाती हैं, जो उनमें अंतर पाया जाता है, इन सब का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्लियर करते हैं कि विभिन्नताएं क्या होती हैं या हम वेरिएशंस किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि एक ही माता पिता की दो संतानें हैं या दो से अधिक संतानें हैं तो वो आपस में बिल्कुल समान नहीं होंगी, उनमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होगा, और यही जो अंतर है उसी अंतर को हम कहते हैं विभिन्नताएं या वेरिएशंस। तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है कि एक ही माता पिता की सभी संतानें कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी
आपस में बिल्कुल समान नहीं होती हैं। मतलब कि माता पिता की जितनी संतानें हैं वो कुछ लक्षणों में तो समान हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल समान हो जाएं ये संभव नहीं है कुछ केसों को छोड़कर। तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है और समय के साथ यह अंतर इतना अधिक हो जाता है कि उन्हें एक नई उपजाति की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और कुछ पीढ़ियों के पश्चात ये विभिन्नताएं इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि वो अपने बिल्कुल पेरेंट से बिल्कुल अलग दिखने लगती हैं, जिन्हें हम उपजाति की संज्ञा देते हैं। तो जीवों में ये जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये विभिन्नताएं इन्हीं अंतरों के कारण आती हैं कि उनके बनावट में जो अंतर होती है उसी अंतर के कारण इनमें विभिन्नताएं आती हैं। तो अगर पूछा जाता है वेरिएशंस किसे कहते हैं या विभिन्नताएं किसे कहते हैं, तो इसका जवाब आप एक लाइन में देंगे कि एक ही माता पिता की सभी संतानें आपस में कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी बिल्कुल समान नहीं होती हैं। उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। उनमें पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को हम वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है दैहिक विभिन्नताएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक वेरिएशंस। यहाँ पर लिखा गया है डेफिनेशन कि दैहिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, सोमैटिक वेरिएशंस क्या होती हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक माता पिता की दो संतानें हैं, दोनों को हम अलग अलग वातावरणीय दशाओं में रखें। जैसे एक बच्चे को अगर हम यूरोप महाद्वीप में भेज दें, जहाँ का कि मौसम बहुत ठंडा रहता है, और दूसरे बच्चे को हम अफ्रीका के किसी कंट्री में भेज दें जहाँ की मौसम अत्यंत गर्म होता है, तो पहला अंतर तो इनकी शारीरिक बनावट में आ जाएगी कि जो बच्चा यूरोप में होगा उसके स्किन का कलर हल्का होगा, अर्थात वो गोरा हो जाएगा धीरे धीरे, और जो बच्चा अफ्रीकन कंट्री में है जहाँ का वातावरण काफ़ी गर्म है, वो बच्चा धीरे धीरे सांवला या अगर विषुवत रेखा के आसपास है तो बिल्कुल काला भी हो सकता है। तो इस तरीके से पहला अंतर तो इसके भौतिक दशा के कारण हो गया, वहाँ के वातावरण के कारण हो गया। दूसरा जो अंतर आएगा इनके पालन पोषण के कारण आएगा कि अगर एक बच्चे को खाने पीने खेलने की पर्याप्त सुविधाएं अगर मिलती हैं तो उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा, और रहन सहन, शिक्षा, जलवायु, तो ये सभी जिस बच्चे को ज़्यादा अच्छी मिलेंगी उसका विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, और जिसको कम सुविधाएं मिलेंगी उसका विकास भी अपेक्षाकृत कम होगा। तो जो पहली विभिन्नता आती है ये भौतिक परिवेश के कारण आती है। तो ये विभिन्नता कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकती है, ये उसी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाएगी। तो वेरिएशंस दो प्रकार की हुई। पहली हमारी है सोमैटिक वेरिएशंस, जिसे दैहिक विभिन्नता कहते हैं। ये ऐसी विभिन्नता है जो कि भौतिक दशाओं के कारण आती है, तो ये कभी भी आगे की पीढ़ियों में वंशांगत नहीं होगी और उसी पीढ़ी के साथ ये समाप्त हो जाती है। हमारी दूसरी विभिन्नता है जिसे हम कहते हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस या जर्मिनल वेरिएशंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जननिक विभिन्नताएं। तो जो जननिक विभिन्नताएं होती हैं वो जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होती हैं। तो अगर कोई परिवर्तन जीवधारी के जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण हुआ है तो वो विभिन्नता उसकी अगली पीढ़ी में भी जाएगी, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की हुई। पहली दैहिक विभिन्नता जिन्हें हम सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं, और दूसरी हमारी है जर्मिनल वेरिएशंस जिन्हें हम जननिक विभिन्नता कहते हैं। सोमैटिक वेरिएशंस कभी भी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी, जबकि जर्मिनल वेरिएशंस ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो अब तक जो टर्म हमने क्लियर किए, सबसे पहले हमने कन्फर्म किया कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म हमने क्लियर किया कि आनुवांशिकता क्या चीज़ होती है, आनुवांशिकता क्या चीज़ होती है। इसके बाद या इसी को हम वंशांगत के नाम से जानते हैं, आनुवंशिकता को ही दूसरे शब्दों में वंशांगत कहा जाता है। तीसरा टर्म हमने क्लियर किया कि आनुवंशिकी क्या चीज़ होता है। इसके बाद
चौथा टर्म हमने क्लियर किया कि अब तक की विभिन्नताएं क्या होती हैं और ये कितने टाइप की होती हैं। तो इन तीनों में माइन्यूट अंतर होता है, इसलिए जब डिफिनीशन पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए इनको हम ढंग से क्लियर करते हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, कि जीवधारियों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। फिर अगर पूछा जाता आनुवांशिकता या वंशांगत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाने की प्रक्रिया होती है उसे आनुवांशिकता या वंशांगत कहते हैं। इसके बाद तीसरा टर्म हम क्लियर करते हैं आनुवांशिकी क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। और चौथा टर्म विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो इसमें हमने पढ़ा कि एक ही माता पिता की सभी संतानें कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी आपस में बिल्कुल समान नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। तो जीवधारियों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं दो तरीके की होती हैं। एक तो होती हैं सोमैटिक वेरिएशंस जिसे हम दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं, और दूसरी होती हैं जर्मिनल वेरिएशंस जिन्हें हम जनिक विभिन्नताएं कहते हैं। सोमैटिक वेरिएशंस जीवधारियों के भौतिक दशाओं में परिवर्तन के कारण होती हैं, इसलिए कभी भी आगे की पीढ़ी में वंशांगत नहीं होती हैं। जबकि जो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं वो जीवधारियों की जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होती हैं, इसलिए ये अगली पीढ़ी में भी वंशांगत होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को टर्म क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं आधुनिक आनुवांशिकी की नींव कहाँ से पड़ी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, तो सबसे पहले ईसा पूर्व लगभग 500 ईसा पूर्व पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। फिर बाद में अरस्तु आते हैं जिन्हें कि हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने 384 से 322 ईसा पूर्व ये भी जेनेटिक्स के विषय में कुछ जानने का प्रयास किए। यद्यपि इन्हें आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का थोड़ा बहुत आभास था, लेकिन फिर भी ये जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाए। इसके बाद जो जेनेटिक्स का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन किया वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटर की परीक्षाओं में, 1 नंबर में या बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बेटसन। यद्यपि रमेश गुप्ता की किताब में लिखा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, लेकिन मेडिकल की बुकों में लिखा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बेटसन को कहा जाता है। तो हम मेडिकल की बुकों को ही साक्ष्य मान करके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमें मेडिकल में ही करियर बनाना है। तो वहाँ की बुकों में लिखी हुई जो तथ्यात्मक जानकारी है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2 चीज़ यहाँ पर आता है कि जो बेटसन थे इन्होंने ही सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1905 में। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर होगा बेटसन ने किया। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। और दूसरा एक शब्द है जीन शब्द। जीन जिस पर कि हमारी पूरी जेनेटिक्स आधारित है, उस जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मेंडल को जीन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि तब तक जीन की खोज ही नहीं हुई थी। तो मेंडल ने अपने पूरे प्रयोगों के दौरान एक कारक शब्द का प्रयोग किया जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं।
तो मेंडल ने अपने पूरे प्रयोग में यही बताया कि जीवधारियों में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर पाया जाता है जो कि माता पिता के लक्षणों को उनकी अगली पीढ़ी में ले जाता है। बाद में इसी फैक्टर की पहचान जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन के रूप में किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो जॉनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो मेडिकल वगैरह में ही पूछे जाते हैं, इंटर में बहुत कम पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो वो कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। और एक और साइंटिस्ट है ए. गैराड। ए. गैराड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। जिस समय हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ए. गैराड के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो वो ए. गैराड को कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 टर्म है फादर से संबंधित कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए. गैराड। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि मेंडलिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन भी इंटर की परीक्षाओं में पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मेंडलिज्म क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है कि मेंडलिज्म क्या है या मेंडलिज्म पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि मेंडलिज्म क्या है, तो हम इसको 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर देंगे कि मेंडल के जीवन से संबंधित घटनाओं, मेंडल के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं उनके द्वारा दिए गए नियमों को संयुक्त रूप से हम मेंडलिज्म कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो इतने में ही हमारा काम चल जाएगा कि मेंडल के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं उनके द्वारा दिए गए नियमों को हम संयुक्त रूप से मेंडलिज्म कहते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो हमें थोड़ा सा मेंडल के बारे में डिटेल भी देना होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक पादरी परिवार में हुआ था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया देश नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक पादरी परिवार में हुआ था, एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गरीब थे, वो वहाँ के एक गिरजाघर में पादरी का काम करते थे। तो लगभग 21 वर्ष की अवस्था में ये मेंडल भी उसी गिरजाघर में या उसी मठ में दाखिल हुए जहाँ पर इनके पिताजी कार्य करते थे। वहाँ पर 1847 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल भी पादरी बन गए। इसके बाद 1856 से लेकर के 64 तक लगातार 8 साल उन्होंने मटर के पौधे पर अपना रिसर्च किया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गार्डन पी या इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइबम। तो मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना रिसर्च कितने सालों तक किया? 8 सालों तक किया। कब से कब किया? 1856 से लेकर के 64 तक किया। इसके बाद 1866 ईस्वी में किसी किताब में ये सत्र 1865 भी लिखा गया है। तो ब्रून नामक शहर में एक पत्रिका आती थी, विज्ञान की वो प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। उसी पत्रिका में इन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को प्रकाशित करवाया। लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद 6 जनवरी 1884 ईस्वी में मेंडल की डेथ हो जाती है। तब इनके कार्य के लगभग 34 साल के बाद
इन्होंने 66 में अपना कार्य प्रकाशित करवाया था। इसके 34 साल के बाद 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीच तथा ऑस्ट्रिया के वान शेरमार्क। इन्होंने अलग अलग पौधों पर अपना रिसर्च किया। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीच तथा ऑस्ट्रिया के वान शेरमार्क, और रिसर्च करके वही निष्कर्ष निकाला जिसे कि मेंडल ने लगभग 34 साल पहले ही बता दिया था। 1866 में जिस कार्य को मेंडल ने बता दिया था, उन्हीं कार्यों की पूरा खोज इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के किया। तब जाकर मेंडल को इनके कार्यों की प्रशंसा प्राप्त हो सकी और इनका काम दुनिया के सामने आ सका। तो इस तरीके से इन सभी घटनाओं को हम मेंडलिज्म कहते हैं। तो अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में डिटेल भी लिख देंगे। अगर 1 नंबर में आता है तो हम केवल इतना लिख करके छोड़ देंगे कि मेंडल के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं उनके द्वारा दिए गए नियमों को हम संयुक्त रूप से मेंडलिज्म कहते हैं। इसके बाद आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण है, कि क्या कारण था कि मेंडल एक सफल वैज्ञानिक बन गए। इसके पहले भी कई साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स पर कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन किसी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि मेंडल को मिली। तो आखिर इनकी सफलता के कारण क्या थे? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटर की एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो इसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप ढंग से इंटरमीडिएट के बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली विजिट करते रहें। यहाँ पर डेली आपको फ्री में वीडियोज़ मिलती रहेंगी विथ नोट्स। यहाँ पर नोट भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने नोट्स अलग से लिखा हुआ है और समझाने के लिए अलग कॉपी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जो डिफिनीशंस होती है वो थोड़ी लंबी होती है और उन्हें लिख करके साथ में समझाना आसान नहीं होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपकी सुविधा के लिए हमने नोट्स भी बना के रखा है और यहाँ पर समझाने के लिए अलग कॉपी का भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आगे शेयर भी करते रहें ताकि ये जानकारी लोगों को और पहुँचती रहे, और आगे की वीडियो का आप इंतज़ार करिए।